नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया खान। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया आपका। वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। नाजिया, आप जहां से आती हैं यानी कि वेस्ट बंगाल से, वहां के एक नेता बड़ी चर्चा में है, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हैं, नाम फिरहाद हकीम है और बड़े खास माने जाते हैं ममता बनर्जी के। उनका एक बयान है कि बंगाल में हम 33% हैं, देश में हम 17% हैं और बहुत जल्द वो समय आएगा जब हम बहुसंख्यक हो जाएंगे और हमें मोमबत्तियां जलाकर न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरना नहीं पड़ेगा। इस बयान को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। उन्होंने माफी भी मांग ली है, शुभेंदु अधिकारी भी निशाने पर उन्हें ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, यहां तक कि टीएमसी खुद भी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन गाये बगाहे टीएमसी के नेताओं के इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो उनके मन में दबी हुई इच्छाओं को जाहिर कर देते हैं। और बंगाल में हमने देखा है कि राजनीति में हिंसा कितनी ज्यादा होती है। ये बयान कितने सेंसिटिव है, ये बंगाल की राजनीति में हिंसा को कितना बढ़ावा देते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने का कितना बड़ा ये काम करते हैं, इसके बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि बंगाल की राजनीति में फरहाद हकीम, हुमायूं कबीर, सिद्दीकुल्लाह चौधरी और इदरिस अली ने हमेशा मुस्लिम कट्टरपंथी होने का परिचय भी दिया है और काम भी किया है। कभी इदरिस अली तस्लीमा नसरीन को गरियाते हुए नजर आए हैं, साड़ियां खोलते हुए अपनी शब्दावली से नजर आए हैं। कभी सिद्दीकुल्लाह चौधरी पूरे कलकत्ते को, पूरे कोलकाता सिटी को वक्फ की जमीन और प्रॉपर्टी की घोषणा करते हुए नजर आए हैं। और कभी हुमायूं कबीर सारे हिंदुओं को गंगोत्री नदी में मार करके डुबाते हुए नजर आए हैं। कभी फरहाद हकीम कोलकाता को द डॉन न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान का है उसको मिनी पाकिस्तान बोलते हुए नजर आए हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां परोसते हुए नजर आए हैं। कभी कुरानिक प्रतियोगिता में जो इस्लाम में जन्म हुआ है वही भाग्यशाली है और जो हिंदू जन्म हुआ है वो दुर्भाग्यशाली है, इसको बोलते हुए नजर आए हैं। अक्टूबर में कुरानिक प्रतियोगिता में भी फरहाद हकीम साहब ने, जो ममता बनर्जी के बहुत ही लाडले मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा था कि अगर मुसलमान एक भी हिंदू को इस्लाम कबूल करवा देता है तो उसके लिए जन्नत बिल्कुल तय हो जाती है और जन्नत की 72 वर्जिन हूरें भी तय हो जाती है। तो वो कन्वर्शन को भी प्रोवोकेशन देते हुए नजर आए थे। फरहाद हकीम की जो शब्दावली है या हुमायूं कबीर की जो शब्दावली है या सिद्दीकुल्लाह चौधरी की जो शब्दावली है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस और हिजबुत तहरीक और जमात इस्लामी से मैच हो रही है, कहीं ना कहीं जाकिर नायक से मैच हो रही है। और एनएसजी और एनआईए को अब थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है कि आखिर ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्रालय में ऐसे मुसलमान नेता मंत्री कैसे हैं जो मोहम्मद यूनुस के शब्दों का प्रयोग भारत की सरजमीन पर कर रहे हैं। और जब से बांग्लादेश से एक आवाज आई है कि ओडिशा, आसाम और पश्चिम बंगाल को वो ले लेंगे, तब से फरहाद हकीम, सिद्दीकुल्लाह चौधरी और हुमायूं कबीर कुछ ज्यादा ही एक्टिव और ज्यादा ही मुस्लिम कट्टरपंथी बनते हुए और शब्दावली से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत डर की बात है, जो पश्चिम बंगाल के वोटर है, बहुत ज्यादा डर की बात है। और आपने अभी कहा कि टीएमसी जो है वो अपने आप को पीछे बैकफुट पे नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, जो जेल खटे हुए आसामी हैं, जिनका नाम कुणाल घोष है, उन्होंने तो फरहाद हकीम का समर्थन किया है। इस बात पर उन्होंने तो फरहाद हकीम का उस वक्त भी समर्थन किया था जब उन्होंने कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बोला था। उन्होंने तो इस बात का भी समर्थन किया है कि जब हम इतने ज्यादा मेजोरिटी में आ चुके हैं मुस्लिम, तो फिर हमें कैंडल लेकर के जस्टिस मांगने की जरूरत नहीं है, हम वो वक्त लाए कि हम दूसरों को जस्टिस दें। तो दूसरों को जस्टिस देने का मतलब आप समझ रहे हैं, उम्मा का कॉन्सेप्ट जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है। और जैसे जैसे बांग्लादेश में वहां की जिहादी और आतंकी संगठन हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, वैसे वैसे ममता बनर्जी की सरकार के मुसलमान नेता मंत्री और भी ज्यादा उत्तेजित होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि शेख हसीना जो ला इलाहा पढ़ती थी, जब उनके इनर गारमेंट को उड़ाने से पहले, उनके इनर गारमेंट को हवा में उछालने से पहले और उनको वहां से भगाने से पहले मुसलमान ने नहीं सोचा, तो ममता बनर्जी तो अभी भी खुद को ब्राह्मण घर की बेटी बोलती है। तो मुझे तो डर लग रहा है कि शेख हसीना ने तो हिंदुओं के बीच में आसरा पा लिया, आदरणीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वो सुरक्षित हो गई, लेकिन ममता बनर्जी कहाँ सुरक्षित होंगी। तो मुझे तो ज्यादा उनके लिए डर लग रहा है। एक ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाली बातें
देश में पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी जो फिरहाद हकीम का कहना था कि हम 33% हैं बंगाल में, 17% हम देश में हैं, लेकिन बहुत जल्द वो समय आएगा जब हम बहुसंख्यक हो जाएँगे। तो ऐसी कोई रेस चल रही है क्या वहाँ पर? विशाल जी, बहुत क्रिस्टल क्लियर बताऊंगी मैं आपको, और इस पर मैंने कई केसेस भी कलकत्ता हाई कोर्ट में कर करके रखे हुए हैं। जैसे जावेद अहमद खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाइएगा तो वहां पर मजदूर पाड़ा और खाल पाड़ा है, जहां पर सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। गुलशन कॉलोनी है जिसमें अभी मात्र 15 या 18 दिन पहले कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट किया गया, उन्होंने गोली तक चलाई थी, वहां पर किसी किसी नागरिक को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर आप पोर्ट एरिया में जाइएगा तो पोर्ट एरिया में एकदम लास्ट में फरहाद हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एकदम लास्ट में नादियाल पड़ता है, और उस नादियाल में कन्वर्शन का पूरा स्कैम चल रहा है। पहले हिंदुओं को पैसे दे करके क्रिश्चियन बनाया जाता है, और क्रिश्चियन के बाद उसको मुसलमान लड़कों के साथ उनकी शादी कराई जाती है, जिसमें 1 लाख रुपए भी दिया जाता है लड़कियों को, क्योंकि वो एरिया बहुत गरीब तबका है। जो शमसी फैमिली है या इकबाल फैमिली है या हकीम फैमिली है, सिर्फ पैसा उन्हीं के पास है। बाकी जितने भी पसमानदा मुसलमान है वो इतने गरीब है कि वो 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम खा भी नहीं पाते हैं। तो वो अपने पेट भरने के लिए वो कन्वर्शन कर लेते हैं और उनको पैसा मिलता है, और मुसलमान लड़कों से उसकी शादी भी कराई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो सेकेंड थिंग इज के पोर्ट एरिया में फरहाद हकीम का बहुत करीबी है एक लाला बोल करके आदमी, जो आर्मी की जमीन हो, रेलवे की जमीन हो, पोर्ट की जमीन हो, वो ग्रैब करता है। यहाँ तक कि लाला का अगर पूरा हिस्ट्री आप गूगल से निकालेंगे तो आई थिंक 2014 और 15 में लाला के ऊपर एक एलिगेशन आया था, जो एक्चुअली में चार्जशीट में एक्सेप्ट भी हुआ, कि जमीन एक बंगाल बाड़ी कैप्चर करने के लिए उसने 2 बेटी और एक माँ को उसी की जमीन में मार करके दफन कर दिया था। उसके बाद फरहाद हकीम के अंडर लीडरशिप में शेख शहजादा जैसे, यामीन शकील जैसे लोग काम करते हैं, जो खुले आम पोर्ट एरिया में, खिदरपुर एरिया में फिलिस्तीन का झंडा लहरा लहरा करके फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। पेप्सी और कोको कोला बहा करके उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं। शेख शहजादा जो मेरा सर तन से जुदा करने के लिए अलीपुर कोर्ट आया था, शेख शहजादा जो यति नरसिंहानंद जी के खिलाफ में उसने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 10-10 FIR से ज्यादा करके रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों का ग्रुप लेकर के फरहाद हकीम चलता है। तो क्या ये बहुत खतरे का बास नहीं है? क्या ये चिंता वाली बात नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फरहाद हकीम का एक अलग से कोई रिलेशन जाकिर नायक से है, या फरहाद हकीम का एक अलग से कोई रिलेशन किसी ऐसे आतंकी संगठन से है जिसके नेतृत्व में वो काम कर रहा है, लेकिन हिजाब उसने तृणमूल कांग्रेस का पहना हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि रेस भी है, और मुस्लिम घुसपैठियों को बढ़ाने की पूरी ताकत भी लगाई जा रही है। जावेद अहमद खान के एरिया में, सिद्दीकुल्लाह चौधरी के एरिया में, ताहा सिद्दीकी के एरिया में, या इदरीस अली के एरिया में, हुमायूं कबीर के एरिया में, ये सारे एरिया में जब आप उनके क्षेत्र में जाइएगा तो आपको घुसपैठियों का भंडार मिलेगा, भंडार। और अगर आपने खुदा ना खास्ता अगर आप कैमरा लेकर के चले गए तो आप जिंदा तो वापस नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बार बार उठता है, और वो घुसपैठ का मुद्दा है, जो आपने भी कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों में, और ये मुद्दा यहाँ पर भी चल रहा है। एक बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि बॉर्डर की सुरक्षा भारत सरकार के जिम्मे है। अगर घुसपैठिए बंगाल में है या दिल्ली में है या देश के किसी भी कोने में है, झारखंड में है, तो क्या ये एक तरीके से भारत सरकार का फेलियर नहीं है कि घुसपैठिए हर तरफ पहुंच गए हैं और सरकार को इसके बारे में कुछ पता नहीं? मैं इसको भारत सरकार का फेलियर नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत थी, क्योंकि हम 10.5 साल से यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से काउंट कीजिएगा, और अब तक नाक के नीचे ये जितने मुसलमान नेता मंत्री हैं जो विपक्षी दलों से आते हैं, वो आराम से अपने अपने वो अशोक चिन्ह लगे हुए लेटर हेड पर बड़े मजे में इन लोगों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देते हैं। और पश्चिम बंगाल का जहां तक मैं बता रही हूँ आपको, बिकॉज मैं यहाँ पर डीप डाउन जानती हूँ, यहाँ पर जब हाड़वा से और बशीरहाट में बॉर्डर लगता है, इवन मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया था बांग्लादेश आर्मीज को 2016 में दिवाली के मौके पर, वहां पर मैंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया था एज अ चीफ गेस्ट। तो वहां पर मुझे BSF की पूरी टीम ने और उनके सीनियर्स ने मुझे बताया था कि यहाँ की जो सरकार है वो हमारे पर प्रेशर करती है
कि आने दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और कई इंटीमेशन जो है वो बीएसएफ जो है वो एनआईओ को भेजती है और आईबीस को भेजती है और आईबीस के पास है, और जिसकी वजह से कुछ बल्क में घुसपैठिया अरेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ये 2014 के बाद होने लगा अरेस्ट। अब यहाँ पर हमारे बंगाल में क्या होता है कि जब हाड़वा और बशीरहाट में बांग्लादेश के बॉर्डर से लोग एंटर करते हैं घुसपैठिया, तो अब जैसे 50, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे 50 एंटर किए हैं तो 10 को क्या किया जाता है, अलीपुर वुमेन करेक्शनल होम या अलीपुर जेल में पुरुषों को डाला जाता है और महिलाओं को वुमेन करेक्शनल होम में डाला जाता है। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद तृणमूल कांग्रेस की यूनियन का ही कोई वकील उनका बेल करवाता है, उनके पास बेल बॉन्ड आ जाता है। उस बेल बॉन्ड से 2000 रुपए में राशन कार्ड बनता है, उस बेल बॉन्ड से 2000 रुपए में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद 2000 रुपए में आधार कार्ड बनता है, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि मेयर साहब फरहाद हकीम हो गए यहाँ के नागरिक। लेकिन अब वो जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल है, वो हिजबुत तहरीक के स्लीपर सेल है, वो हरकतुल इस्लाम के स्लीपर सेल है, वो हरकतुल इस्लाम के स्लीपर सेल है, ये कौन जानने गए हैं। और दिस इज द रीजन कि अभी पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी से अगर उनका शक्ल देखिएगा तो वो इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो शेख हसीना के साथ जमाते इस्लामी ने खेल खेला वही फरहाद हकीम ममता बनर्जी के साथ खेल। एक जो लाइन फरहाद हकीम की तरफ से कही गई कि अब हमें मोमबत्ती लेकर न्याय के लिए सड़कों पर उतरना नहीं पड़ेगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, इसका संदर्भ क्या है और वो चाहते क्या है, वो किस तरीके से न्याय पाना चाहते हैं। अगर कल को मुसलमान बहुसंख्यक भी हो गए तो क्या अदालत से न्याय मांगने नहीं जाएंगे? देखिए, मुसलमानों को अदालत पर और संविधान पर कभी भरोसा नहीं रहा है। जो मुसलमान यहाँ पर है 25 करोड़ की आबादी में, उसमें से 22 करोड़ मुसलमान कभी भी अपने आप को संवैधानिक मुसलमान नहीं मानते हैं। अगर आप उनसे पूछिएगा कि पहले संविधान या पहले इस्लाम, वो कहेंगे पहले इस्लाम, वो बाद में संविधान, क्योंकि उनको यहाँ पर रहना है, यहाँ पर आस्तीन का सांप बनना है, और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे लोग, हम लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं। तो संविधान का सिर्फ एक तमगा लेकर के वो घूमते हैं। या जो भी मौलवी मुल्ला हमारे साथ एज अ पैनलिस्ट बैठते हैं और कहते हैं कि देश तो संविधान से चलेगा, उनसे कहिए यूसीसी मान लो, वो नहीं मानेंगे। उनसे कहिए आर्टिकल 28 मान लो, वो नहीं मानेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही वो बहुत सारे ऐसे आतंकी हरकतों को वो अंजाम दे पाते हैं और फिर ये कह देते हैं कि ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ, फरहाद हकीम ने कैंडल मार्च वाली बात इसलिए कही थी क्योंकि अभी हालिया में हाई कोर्ट ने 5 लाख से ऊपर जो मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया था और उनको योजनाओं का लाभ दिया गया था, हिंदुओं के लीगल राइट को काट करके, और कैलकाटा ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने वो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया था। तो टीएमसी के कई ग्रुप वालों ने कैंडल मार्च निकाला था और उन्होंने कई प्रदर्शन किए थे और कई उन्होंने धरना वरना पर वो बैठे थे। सीएए के वक्त में जावेद अहमद खान के नेतृत्व में पाक सर्कस मैदान में पूरा 1 साल कैंडल मार्च निकला था और धरना हुआ था कि सीए एनआरसी हम होने नहीं देंगे। उसके बाद फिर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ताहा सिद्दीकी और फरहाद हकीम के नेतृत्व में यूसीसी के अगेंस्ट में भी बहुत सारे कैंडल मार्च और बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए थे यूसीसी के खिलाफ में। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि अब सीए के खिलाफ या एनआरसी के खिलाफ या यूसीसी के खिलाफ या ओबीसी सर्टिफिकेट को जो हाईकोर्ट रद्द करती है मुसलमानों का, उन चीजों के खिलाफ हमें कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर पूरा इस्लाम फैल जाता है तो अब हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम खुद अपना इंसाफ खुद करेंगे। आज एक और तस्वीर बड़ी चर्चा में आई। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती हैं, उनके हाथ में पैलेस्टाइन लिखा हुआ एक बैग है और वो फिलिस्तीन को फ्री करने की बात कहती हैं। वो कहती हैं मैं क्या पहनूंगी, क्या कैरी करूंगी, ये मुझे कोई बताएगा नहीं। फिलिस्तीन का मुद्दा एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और पूरी दुनिया में से लेकर तरह तरह के बयान है। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर पहले भी कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे बयान आया है। बीजेपी का स्टैंड क्या है इसे? देखिए, पेट्रियार्की पे तो जाने की जरूरत नहीं है और हायरार्की पे भी जाने की जरूरत नहीं है विशाल जी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका वाड्रा के झंडे का या थैला और झोला टांग ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीजें तो साफ हो चुकी है कि असदुद्दीन अवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस की बी टीम है।
क्योंकि असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन का जय जयकार करता है और प्रियंका वाड्रा जो है वो फलस्तीन का थैला और झोला लेकर के जाती है। वैसे भी ईसाई और कसाई फलस्तीन की हिमायत नहीं करेंगे तो क्या जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ उसकी हिमायत करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। ईसाई और कसाई और कर ही क्या सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। रही बात प्रियंका वाड्रा की, तो प्रियंका वाड्रा की परवरिश, कोख, पैदाइश और विवाह सभी ईसाई और कसाई वाला है। तो भारत के प्रति उनका लगाव, भारत की सभ्यता के प्रति उनका प्रेम, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक बड़ा विवाद अब संभल को लेकर भी शुरू हो गया है। 46 साल पुराना एक मंदिर मिलता है अचानक से, जब बिजली विभाग पहुंचता है वहां पर बिजली चोरी की चेकिंग करने के लिए। वही संभल जहां पर जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, हिंसा हुई थी। अब एक नया विवाद वहां पर शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि 46 साल पुराना ये मंदिर है, बंद पड़ा हुआ था, डीएमएसपी उसे पहुंचकर वहां पर खुलवाते हैं। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमेशा मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकलता ही क्यों है, ये भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मंदिरें लूटी गई हैं, बहू बेटियों को लूटा गया है, तो कहीं ना कहीं तो हिजाब खुलना ही था मुसलमानों का। और विशाल जी, हम तो देखते हैं कि कभी इमाम रिजवान जो है वो देखते हैं कि बहुत सारे मौलवी मुल्ला और हाफिज कुरान जो है वो पाकिस्तान के समर्थन को पा करके मदरसे के अंदर जाली नोट की छपाई करते हैं। और कभी देखते हैं कि बिजली चोरी हो रही है। उस मस्जिद में 68 फैन चल रहे थे, हीटर चल रहा था और उस मस्जिद से 280 मुसलमान घरों को बिजली चोरी करके दिया जा रहा था। जैसे ही शासन और प्रशासन की नजर गई तो मौलाना कौसर हयात बहुत उत्तेजित हो गए और उन्होंने भारत के सभी हिंदुओं को, योगी आदित्यनाथ जी को, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और शासन और प्रशासन सबको धमकी दिया है। अभी 1 घंटे पहले धमकी दिया है कि अगर सरकार चेंज हुई, ऐसा शब्दावली का इस्तेमाल मौलाना कौसर हयात ने किया है। तो आप समझ लीजिए कि कितने उत्तेजित है ये, और ये कह रहे हैं कि 40 साल से जब ये मंदिरें बंद थी तो इसको खोलने की जरूरत क्या थी, और शासन और प्रशासन आकर के क्यों खोलेगा, कोई साधु और संत आकर के क्यों नहीं खोला। तो ये जो मुसलमानों की स्ट्रैटेजी है उम्मा की, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में या झारखंड में या आसाम में नहीं दिखाई दे रही है, ये पूरे तरीके से स्प्रेड हो चुका है। और इसको सुधारने के लिए सबसे पहला कदम होगा एनआरसी का, सबसे पहला कदम होगा, क्योंकि मुसलमान चोरी करने से पीछे नहीं हटेंगे, मुसलमान आतंकी हरकत करने से पीछे नहीं हटेंगे, मुसलमान हिंदुओं की बहु बेटियों को लूटने से पीछे नहीं हटेंगे, मुसलमान मंदिरों की प्रतिमा को बेइज्जत करने से पीछे नहीं हटेंगे, मंदिरें लूटने से पीछे नहीं हटेंगे। वो नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि उनकी मजहबी किताब वही उनको बोली है करने के लिए जो वो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है। राहुल गांधी के एक भाषण के बाद संसद में पीएम म्यूजियम ने एक लेटर राहुल गांधी को लिखा है और नेहरू से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स वापस करने के लिए कहा है और पूछा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्यों हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 2008 में सोनिया गांधी ने म्यूजियम से ये लेटर्स जो है वो मंगवा लिए थे। जैसे जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के पूरे पोल पट्टे खोल रहे हैं और संविधान को लेकर के नेहरू और इंदिरा गांधी ने जो छेड़छाड़ किया है, और वो तथ्य के साथ और सत्य के साथ और प्रूफ के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए वो संसद के पटल पर रख देते हैं। कहीं ना कहीं सोनिया एंटोनियो जी को दर्द तो होता है, परेशानी तो होती है, क्योंकि ये एलिगेशन तो विपक्षी दल और गांधी परिवार हमारे भारतीय जनता पार्टी पर लगाता है कि हम संविधान ही बदल देंगे, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ तो पहले ही नेहरू साहब और इंदिरा गांधी जी कर चुके हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें खुल रही हैं वैसे वैसे कांग्रेस परेशान हो रहा है। और सबसे मुझे हंसने वाली चीज तो ये लगी कि जैसे मुसलमान 6 साल 7 साल की बच्ची में औरत तलाश करता है, वैसे ही संसद के पटल में हमारे राहुल भाईजान भी 6-7 7 साल के बच्चे को युवा बोलते हुए नजर आए। तो सारी चीजें बड़ी मतलब कंफ्यूजन वाली है। ये पूरा गांधी परिवार ही कंफ्यूजन है थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई और ऐसे मुद्दे हैं, दिल्ली का चुनाव भी आने वाला है, आने वाले दिनों में आपके साथ दिल्ली को लेकर भी खूब सारी चर्चा होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, 6 रेवड़ियों की वो बात कर रहे हैं। इस पर आने वाले पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।